हेलो। हेलो, कैसे हो आप सभी। चलिए, एक और बायोग्राफी के साथ वीडियो है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। शायद सबको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़े पोइट थे इंडिया से। पोइट ही नहीं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पॉलीमैथ थे वो। चलो, वो तो आपके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन थे, सबको पता है। तो फर्स्ट इंडियन थे जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और इवन फर्स्ट इंडियन ही नहीं, बल्कि फर्स्ट ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर। सब डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। सो फर्स्ट इनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 7 मई 1861 डेट ऑफ बर्थ, पैदा हुए थे ये, बोर्न 7 मई 1861 एंड डेथ 7 अगस्त 1941। ये इनकी डेथ थी भाई। 7 मई 1861 को बोर्न हुए थे और 1941 में उनकी डेथ हुई थी। सो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इन्हीं के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इनका जो बोर्न जो प्लेस था वो कोलकाता, बंगाल, सबको पता होगा। बंगाल थे, बंगाल से थे वो, वेस्ट बंगाल से। बंगाली पोएट थे वैसे तो ये, अगर हम सीधी बात करें, बंगाली उनकी लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज। उनमें ही ज्यादा वो पोइट्री करते थे। बाद में उन्हीं को उन्होंने ट्रांसलेट करा था, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ओके, लेट डिस्कस मोर अबाउट हिम। अब मैं आपको बताऊं कि उनके जो फादर थे वो भी बहुत ही जाने माने रिलीजियस रिफॉर्मर थे। रिलीजियस रिफॉर्मर। कौन? उनके फादर। नाम क्या था उनका? जो रविंद्रनाथ के फादर थे वो भी बहुत बड़े रिलीजियस थे, बहुत बड़े रिलीजियस रिफॉर्मर थे। देवेंद्र नाथ, उनका नेम था देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ टैगोर। उनके फादर, किनके फादर? रविंद्रनाथ टैगोर के फादर बहुत बड़े रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ये भी जाने माने, देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पॉलीमैथ थे भाई। पॉलीमैथ थे, एक मल्टी टैलेंटेड, यू कैन से मल्टी टैलेंटेड। कौन थे वो? मल्टी टैलेंटेड थे। वो राइटर भी थे, पोएट भी थे, फिलोसफर भी थे, बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, कंपोजर भी थे। कंपोजर, कंपोज भी करते थे, सॉन्ग भी कंपोज करते थे वो, कंपोजर भी थे। और सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर भी थे बहुत ज्यादा। इंडियन जो फ्रीडम फाइट हो रही थी उसके अंदर भी वो टेक पार्ट करते थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। एंड आपको बहुत ज्यादा ये जान के ये शौक होगा कि वो एक बहुत बड़े पेंटर भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ बिग पेंटर, बहुत बड़े पेंटर भी थे वो। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान थे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, पढ़ने के लिए वो लंदन गए थे, इंग्लैंड। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडी। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पे गए थे वो? वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडी। फॉर स्टडी, स्टडी के लिए कहाँ पे गए वो? इंग्लैंड में गए। लेकिन स्टडी को, हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन विदाउट कंप्लीटिंग इट, बिना पूरी करे वो वापस आ गए थे। 1870 में वो वापस आ गए थे।
सॉरी 1890 में वापस आ गए थे, केम बैक इन 1890, ठीक है, केम बैक, वापस आ गए थे। यानी कि बिना पढ़ाई पूरी करे, बिना हायर स्टडी पूरी करे इंग्लैंड के अंदर वो वापस आ गए थे, और यहाँ इंडिया में आके वो बुक राइटिंग करने लगे, बुक को पब्लिश कराने लगे थे, ठीक है। इंडिया में आके उन्होंने स्टार्टेड बुक राइटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, एंड उसको क्या कराने लगे, बुक को पब्लिशिंग कराने लगे, यानी कि पब्लिश कराने लगे, ठीक है। यानी कि वो वैसे राइटर थे, राइटिंग का शौक था उनको, ठीक है, लेकिन इंडिया में आने के बाद उन्होंने अपनी बुक्स को पब्लिश कराना शुरू कर दिया, और उनको फेम मिला, नेम मिला, कौन सी बुक से, मानसी से। ही गोट फेम, ही गोट नेम एंड फेम विद द बुक मानसी, जो एक बुक थी उनकी मानसी थी, 1891 में ये पब्लिश हुई थी। इनसे पहले बार उनको फेम मिला, यानी कि राइटर वर्ल्ड के अंदर उनको जानने लगे कि हाँ भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी भी कोई राइटर है। मानसी से उनको फेम मिला था। मानसी एक पोम का कलेक्शन था बुक के अंदर, तो उससे उनको फेम मिला था भाई, ओके, मानसी से। अब इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो चले गए अपने, जहां वो पैदा हुए थे ना, ईस्ट बंगाल के पास उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो वहां पे चले गए थे वो इन 1891 में। ही वेंट टू हिज नेटिव, उनके कुछ नेटिव प्रॉपर्टी वगैरह थी, एस्टेट कह सकते हो आप, एस्टेट यानी कि बहुत बड़े जमींदार कह सकते हो आप, बहुत बड़ा उनकी एस्टेट थी ईस्ट बंगाल में, जहाँ पे फिलहाल बांग्लादेश है ना, वहाँ पे। तो उसको सेटल करना था, क्योंकि इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, अब उसको कोई संभालने वाला नहीं था, तो इनको जाना पड़ा ईस्ट बंगाल में। इनकी बहुत बड़ी एस्टेट थी, यानी कि बहुत बड़ी जमीन जायदाद थी, उनको संभालने के लिए वो चले गए ईस्ट बंगाल। कहाँ पे चले गए भाई, ईस्ट बंगाल, जो फिलहाल क्या है, जो फिलहाल बांग्लादेश है, ठीक है। तो अबाउट 10 ईयर वहां पे वो रहे, ही स्टेड देयर या ही लिव्ड देयर अबाउट 10 ईयर, यानी कि 10 साल तक वहां पे रहे वो। कहाँ पे, जो उनका एस्टेट थी ना, घर की कुछ जमीन जायदाद थी उनकी बहुत बड़ी, वहां पे उनको मेंटेन करने के लिए गए थे वो, ठीक है, और वहां पे ऑलमोस्ट 10 ईयर तक वो रहे। तो जब ये जो 10 साल उनके जो थे, कहाँ पे, उनके अपनी एस्टेट के अंदर, तो ये उनकी एस्टेट थी पद्मा रिवर के साथ में। किसके साथ में थी ये, नियर बाय पद्मा रिवर, एक पद्मा रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बांग्लादेश के पास में है पद्मा, जिसको जमुना भी बोलते हैं। तो इनकी जो एस्टेट थी ना, ये पद्मा रिवर के साथ में थी, ओके। तो ज्यादातर ये हाउस बोट में रहते थे। किस में रहते थे, हाउस बोट में रहते थे, यानी कि रिवर के अंदर एक बोट थी, बिल्कुल नजदीक थी, और वो जैसे एक हाउस बोट होती ना, रिवर के अंदर वो एक बोट होती है, उसके अंदर ही रहना खाना पीना सब उसके अंदर ही होता है। तो ज्यादातर ये हाउस बोट में रहते थे। तो काफी कनेक्ट हो गए ये, कहाँ से, उस नेचर ब्यूटी से, और भाई वहां के लोकल लोगों से, जो फोक थे ना वहां के लोकल फोक, किसान लोग, फार्मर लोग, मजदूर लोग, उनसे काफी कनेक्ट हो गए ये रविंद्रनाथ टैगोर। किस सालों में, इन 10 ईयर्स में। तो उनकी जो पोइट्री थी इस टाइम पे, ये उसी कनेक्शन से आई थी, ठीक है। जैसे सोनार तरी, चित्रांगा, ठीक है, एटसेट्रा। ये ऐसी जो पोम थी, ये उनके वहीं से आई थी। कहां से,
जब वो कहां पे थे, 10 साल के लिए नियर बाय पद्मा रिवर। तो कुछ रिवर से कनेक्टेड, कुछ लोकल लोगों की प्रॉब्लम से कनेक्टेड, ठीक है, ऐसी ऐसी पोएट्री वो लिखने लगे। जैसे सोनार तरी, चित्रांगा, गोल्डन बोट भी उन्होंने वही लिखी थी, गोल्डन बोट। ओके, तो इस तरीके से वो पोएम करने लगे थे। वो किससे कनेक्ट हो गए थे, लोकल फोक से। और ये सारी कौन सी पोएम है भाई, ये सारी है 1890 टू 1900 के आसपास की। ये सारी चित्रांगा, सोनार तरी, गोल्डन बोट एटसेट्रा। ओके, दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो उन्होंने एक स्कूल ओपन करा, ही ओपनड अ स्कूल। अब वो नेचर से काफी कनेक्ट हो गए, तब वो वहां पे रह रहे थे, तो उन्होंने सोचा यार एक ऐसा स्कूल ओपन करा जाए जो बिल्कुल नेचर की लैप में हो, जहां बहुत ज्यादा पीस हो, शांति हो। तो ही ओपन अ स्कूल शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन। कब खोला उन्होंने ये, 1901 के अंदर, बंगाल के अंदर शांति निकेतन। ये बिल्कुल मिड ऑफ द फॉरेस्ट था, बिल्कुल एकांत में। जैसे इनका नाम है ना शांति निकेतन, शांति से मतलब क्या है, अबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि शांति का घर। तो ये स्कूल खोला था उन्होंने, और फिर परमानेंटली वहीं पे स्कूल में ही रहने लगे वो। अब ये स्कूल में पढ़ाने का क्या मेथड था, बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, इन्होंने दोनों को ही ब्लेंड कर दिया था। यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन भी देते थे ये लोग, और नेचर की जो इंडियन एजुकेशन होती थी वो भी देते थे। ठीक है, तो एक ब्लेंड था ये, सॉरी ब्लेंड था ये। किसका ब्लेंड था, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन प्लस इंडियन नेचर एजुकेशन, इंडियन नेचर एजुकेशन। यानी कि जो उनका स्कूल था ना ये शांति निकेतन, उसके अंदर वेस्टर्न स्टाइल भी था, क्योंकि वेस्टर्न को नहीं भूले थे वो, वेस्टर्न से तो काफी वो थे, इंप्रेस थे वो, इंग्लिश को काफी बढ़िया लैंग्वेज मानते थे, और जो वेस्टर्न साइंस वगैरह थी ना काफी उसके टच में थे। तो जो वेस्टर्न था, वेस्टर्न एजुकेशन, और इंडिया की जो नेचर जो एजुकेशन है, दोनों को ब्लेंड करा उन्होंने, मिक्स करा, और अपने शांति निकेतन स्कूल के अंदर ऐसे जो स्टूडेंट थे उनको टॉट किया। यानी कि दोनों ही एजुकेशन, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। उसके बाद जो ये स्कूल था शांति निकेतन, इट बिकेम अ यूनिवर्सिटी, इट बिकेम अ यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी बन गया था भाई, एंड यूनिवर्सिटी कौन सी, विश्व भारती, विश्व 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 भारती, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये कब बनी थी, 1921 के अंदर विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई थी ये। शांति निकेतन जो स्कूल था, इट चेंज इनटू अ यूनिवर्सिटी एंड इट बिकेम विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 के अंदर। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो, अब बात रहती है कि वो नोबेल लॉरिएट भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या थे, नोबेल लॉरिएट भी थे, यानी कि नोबेल प्राइज भी उनको मिला था। तो उनकी पोएट्री कैसी थी ये, लेट्स सी। देखो, ही गोट नोबेल प्राइज, ही गोट नोबेल प्राइज इन 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था भाई। किसके लिए, गीतांजलि उनकी एक पोएम थी। कौन सी, गीतांजलि, गीतांजलि।
गीतांजलि, सॉरी, गीतांजलि। गीतांजलि एक उनकी बुक थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऑफरिंग। इसका मतलब क्या है? ऑफरिंग्स, ऑफरिंग सॉन्ग, यानी कि ऑफरिंग पोम थी। अब इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 1902 से लेके 1907 तक उनके घर के अंदर बड़ी ट्रेजेडी हुई भाई। एक तो उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई, और भाई दो उनके बच्चों की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। दो उनके खुद के बच्चे और उनकी वाइफ, इनकी डेथ हो गई थी 4-5 सालों के बीच में। तो उनकी जो पोम थी ना, उनके अंदर क्या आनी शुरू हो गई थी? सैडनेस। यानी कि सीधी सीधी बात है, पोइट के नेचर का और पोइट के मूड का सीधा फर्क किस पे चला जाता है? उसकी पोम पे या उनकी राइटिंग पे चला जाता है, ठीक है। तो साफ साफ देखा जा सकता है कि उनके बाद की जो पोम थी, 1907 के बाद की जो पोम थी उनकी, या बाद की जो राइटिंग्स थी, उनके अंदर उनकी जो सैडनेस थी, जो उसकी फैमिली के अंदर जो ट्रेजेडी हुई, उनकी वाइफ की डेथ हुई, उनके दो बच्चों की डेथ हुई, वो साफ साफ झलकती थी। तो सेम इसी सैडनेस में उन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि। इसमें सारे ऑफरिंग सॉन्ग थे, ठीक, आई बात समझ। और ये जो बुक थी ये ट्रांसलेशन थी किसका? बंगाली जो पोम्स थी उनका ट्रांसलेशन था, पूरी की पूरी ट्रांसलेट करके उनकी बंगाल की जो बंगाली लैंग्वेज के अंदर जो पोम थी, और किसके अंदर लिखी गई थी? गीतांजलि जो बुक थी उसके अंदर इंग्लिश में लिखी गई थी, ओके। तो तब उनको नोबेल अवार्ड मिला था इस बुक के लिए। किस बुक के लिए? गीतांजलि बुक के लिए। और एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगा, 1915 को उनको नाइटहुड का टाइटल भी मिला था। 1915 को उनको नाइटहुड का टाइटल भी मिला था, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने नाइटहुड का टाइटल उनको दिया था 1915 में। ये किसको मिलता था? ये उस इंडियन को मिलता था जिन्होंने कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट करी थी एट पार। तो इनके नोबेल लॉरिएट थे ये। तो इसके बाद उनको एक नाइटहुड का टाइटल मिला था 1915 को, लेकिन ये जो टाइटल था इन्होंने लौटा दिया था, ठीक है। He returned it. He returned it in 1919। जब वो जलियांवाला जो कांड हुआ था ना, जलियांवाला जो हादसा हुआ था, जो मैसाकर हुआ था, बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे ना, तो उस दौरान इन्होंने अपनी नाइटहुड का जो टाइटल था वो वापस दे दिया था, ठीक है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उनका, सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाई। उनकी मेन बुक्स थी, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड था, और भाई जो उन्होंने प्राइज और जो मेडल, सॉरी, जो टाइटल उनको मिले थे इसके बारे में थी। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।